नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रादेशिक विषमता। प्रादेशिक विषमता, रीजनल डिस्पैरिटीज़, किसी भी देश के विभिन्न भागों में होने वाली असमान विकास को प्रादेशिक असंतुलन या फिर प्रादेशिक विषमता कहा जाता है। असमान विकास किसी भी हमारा पूरा एक भारत है, उस पूरे भारत देश में अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग आपके जो औद्योगिक क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं या अलग अलग आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हर राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पर भौगोलिक विषमताएं हैं, संसाधनों में विषमताएं हैं, आपके अपवाह तंत्रीय विषमताएं हैं। तो ये सब विषमताएं होने के बाद संपूर्ण क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो भी संपूर्ण देश में एक समान नहीं होती। अलग अलग क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो उन आर्थिक क्रियाओं के आधार पे एक नवीन अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो संपूर्ण देश में किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ही कम है। तो संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो समान नहीं होता। विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असमान विकास है अर्थव्यवस्थाओं का। इसी को प्रादेशिक असंतुलन या रीजनल डिस्पैरिटीज़ का नाम दिया गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के उपयुक्त विकास न होने से उत्पन्न होती है। जैसा मैंने आपको बोला कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संसाधन उपलब्ध होते हैं, अलग अलग खनिज संसाधन है, अलग अलग वनस्पति संसाधन है। तो ये सारे जो संसाधन हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में विद्यमान हैं, जिसके कारण कि उन संसाधनों का उपयोग करके जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो भी क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। इसी कारण एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में ये अंतर्राज्यीय असमानता देखने को मिलती है। और किसी क्षेत्र में एक राज्य के अंदर ही विभिन्न खंडों में भी मध्य भी आपके असमानता देखने को मिलती है। जैसे आप राजस्थान का एग्जाम्पल लो, राजस्थान के अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा भी ज़्यादा होती है और पश्चिमी भाग में आपकी वर्षा कम होती है, जिस कारण कि पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है और पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में आता है। तो दोनों क्षेत्र में जो संसाधन है उन दोनों में विभिन्नताएं होने के कारण राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। तो एक स्टेट में भी आपके जो आर्थिक असमानताएं हैं वो देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार की आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है। ये जो आर्थिक असमानताएं हैं इसको ही प्रादेशिक विषमता या रीजनल डिस्पैरिटीज़ का नाम दिया गया है। भारत में आज हम जो प्रादेशिक विषमता है इसके अर्थ और प्रादेशिक विषमता के सूचक कि ऐसे कौन से सूचक हैं या ऐसे कौन से आपके चिन्ह हैं, जिस इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर प्रादेशिक विषमता है या नहीं है। तो आज हम इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भारत में प्रादेशिक विषमता और असमानता को कम करने की आवश्यकता पर सर्वप्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया जाना प्रारंभ किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न राज्यों के मध्य विकास में समानता स्थापित करना। भारत एक विशाल देश है, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं विद्यमान हैं। सामान्यतः प्रादेशिक विषमता को मापना कठिन कार्य है, लेकिन विभिन्न राज्यों के मध्य असमानता के विभिन्न सूचक होते हैं। उन सूचकों के आधार पे हम किसी भी क्षेत्र की प्रादेशिक विषमता को माप सकते हैं। ये जो सूचक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक विषमता के जो सूचक हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें आप देखो तो प्रादेशिक विषमता के जो सूचक हैं उसमें सर्वप्रथम है प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता व बेरोजगारी। दूसरा सूचक है कृषिगत सूचक। तीसरा है औद्योगिक सूचक। चौथा है आधारभूत ढांचे से संबंधित सूचक। पांचवा है जनसंख्या घनत्व। छठा है साक्षरता सूचक और सातवां है नगरीकरण। तो ये जो आपके सूचक हैं वो आपके इस प्रकार से प्रादेशिक विषमता के सूचकों को आपके सारणीबद्ध किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है वो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, निर्धनता पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। अगर आप
स्टेट में देखो तो पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में ये जो राज्य हैं वो अग्रणी हैं। निर्धनता के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत जो है 26% से अधिक श्रेणी से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। मतलब इनमें जो राष्ट्रीय औसत है 26%, उससे भी ज़्यादा निर्धनता इन जो राज्य हैं उनमें देखने को मिलती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। और बेरोजगारी आपके केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अधिक देखने को मिलती है। तो अलग अलग राज्यों में आपके ये जो निर्धनता, प्रति व्यक्ति आय और बेरोजगारी है वो अलग अलग ही है। फिर आता है कृषिगत सूचक, एग्रीकल्चर इंडिकेटर्स। कृषि क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, इस कारण इन क्षेत्रों के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका अच्छा विकास हुआ है। इसके विपरीत आप देखो तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर है उसका जो विकास है या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो कम है, क्योंकि वहाँ पर धरातलीय असमानता विद्यमान है। तीसरा इंडिकेटर्स अगर आपका हो तो इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स, जिसको कि औद्योगिक सूचक भी कहा जाता है। औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र प्रदेश अग्रणी है। यहाँ पर कुल औद्योगिक उत्पादन का 25% भाग ये उत्पादित करता है। महाराष्ट्र के साथ पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश मिलकर भारत का 83.5% औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इसके अलावा बचा हुआ जितना भी उत्पादन है वो बाकी राज्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। तो औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये आपके जो राज्य हैं वो औद्योगिक इंडिकेटर की दृष्टि से आपके सबल हैं। आधारभूत ढांचे से संबंधित सूचक, आर्थिक व सामाजिक आधारभूत ढांचे के सापेक्ष विकास का सूचक, प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग, किस राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है, साक्षरता की दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, इन सबको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स में शामिल किया जाता है। इसके अलावा रेलों और सड़कों की लंबाई, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सुविधाएं, इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिकेटर्स से रिलेटेड किया जाता है। इसके बाद में जो इंडिकेटर है वो है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी। जिस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होगा वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उस क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास अधिक किया जा सकता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से जिस राज्य में ज़्यादा आपके जनसंख्या का घनत्व है वो आपके वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भी अनुमानतः ज़्यादा ही हो रही हैं। फिर है साक्षरता सूचक। भारत में आपके जो साक्षरता की दृष्टि से आप देखो तो केरल आपके ज़्यादा, वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत आपके लिटरेसी इंडिकेटर या लिटरेसी वहाँ ज़्यादा है। बिहार में इलिटरेटेड लोग ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से आपके साक्षरता की दृष्टि से भी संपूर्ण देश में विभिन्नताएं हैं। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, 2011 के अनुसार भारत की 31.6% जनसंख्या नगरीय थी और 72.2% जनसंख्या ग्रामीण थी। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से भी आपके, क्योंकि इसके अंदर जो सामाजिक सेवाएं हैं, प्रगति के, इसके अलावा भी जो सूचक हैं नगरीयकरण को आपको किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा है और कहीं पर कृषक जनसंख्या या फिर ग्रामीणीकरण ज़्यादा है। तो
तो इसके अतिरिक्त भी सामाजिक सेवाएं, प्रगति से संबंधित सूचक, सिंचाई सुविधाओं से संबंधित सूचक, राज्यवार वित्तीय साधन आवंटन से संबंधित सूचक इत्यादि के आधार पे हम प्रादेशिक विषमता का आकलन करते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रादेशिक विषमता कितनी ज़्यादा है और किस क्षेत्र में प्रादेशिक विषमता कितनी कम है। तो आज मैंने आपको प्रादेशिक विषमता का अर्थ क्या है और इसके जो सूचक हैं वो किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रादेशिक विषमता ज़्यादा है और किस में कम है, उसके बारे में बताया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रादेशिक विषमता के कारणों के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।